शेखावाटी एक ऐसा प्रदेश जहां पर सेठों ने एक से बढ़कर एक विश्व प्रसिद्ध हवेलियों का निर्माण करवाया। राव शेखा द्वारा स्थापित यह प्रदेश मारवाड़ी सेठों की एक पसंदीदा जगह रही है। आखिर क्यों सेठों ने यहां पर इतनी भव्य और विशाल हवेलियों का निर्माण करवाया, जिन्हें देखकर आज भी हम देशज लोगों सहित विदेशी भी अचरज में पड़ जाते हैं। उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी और उस काल में कैसे यहाँ के सेठों ने इतनी बड़ी बड़ी सुंदर हवेलियों का निर्माण करा दिया। जिस समय अंग्रेज संपूर्ण भारतवर्ष से सब कुछ लूटने पर तुले थे, उस विकट घड़ी में यहाँ के सेठों ने आखिर कैसे इतनी भव्य एवं विराट हवेलियों का निर्माण करा दिया। यहाँ के सेठ क्या करते थे, कैसे इन्होंने इतना पैसा कमाया और आज कैसी है इनके द्वारा निर्मित स्थापत्य का बेजोड़ नमूना पेश करती ये हवेलियां। ये संपूर्ण जानकारी आज हम जानेंगे इस वीडियो में। शेखावटी राव शेखा के नाम से जानी जाने वाली यह भूमि आज अपनी भव्य एवं विशाल हवेलियों के लिए जगत प्रसिद्ध है। मारवाड़ी सेठों ने इस भूमि को अपना निवास स्थान बनाया और यहाँ एक से बढ़कर एक भव्य हवेलियों का निर्माण करवाया। शेखावटी प्रदेश राजस्थान में स्थित है, जिसमें मुख्यतः सीकर और झुंझुनू जिले शामिल हैं। शेखावटी के संस्थापक राव शेखा आमेर में अमृतसर के सरदार थे। इनके पिता का नाम मोकल और माता का नाम निर्वाण था। इनका जन्म 1433 ईस्वी में खेतड़ी के गढ़ त्योनदा में हुआ था। महाराव शेखा ने आमेर के कछुआ शासकों को कर देने से इनकार कर दिया था और 1471 ईस्वी में संप्रभुता की घोषणा कर दी थी और इस तरह शेखावटी अस्तित्व में आया। शेखावटी पहले अरब सागर के बंदरगाहों और उपजाऊ गंगा घाटी के बीच व्यापारिक मार्ग पर स्थित एक समृद्ध प्रदेश था। शेखावटी के जरिए व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इधर उधर होता रहा और ज्यादा से ज्यादा व्यापारी इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होते गए। यह मध्य पूर्व चीन और भारत से आने वाले ऊंटों के कारवां का मिलन बिंदु था। यहाँ अफीम, कपास और मसालों का व्यापार खूब फला फूला। उस समय जो व्यापारी समुदाय विकसित हुआ वह आज भी भारतीय समाज में एक प्रमुख वर्ग है, मारवाड़ी। इन मारवाड़ी और बनियों ने अपने लिए आलीशान हवेलियां और अपने पूर्वजों के लिए स्मारक बनवाए। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के मजबूत होने के साथ ही रेगिस्तान के पार फल फूल रहा व्यापार खत्म हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एकाधिकार स्थापित करने के लिए बॉम्बे और कलकत्ता के बंदरगाहों पर अधिक से अधिक दबाव डाला जा रहा था। 1820 और 30 के दशक तक यह स्पष्ट हो गया कि व्यापार का भविष्य रेगिस्तान की रेत में नहीं है। लेकिन शेखावटी के मारवाड़ी बनिए इतनी आसानी से नहीं झुके और इनमें पुरुष वर्ग अपनी व्यापारिक प्रतिभा का अच्छा उपयोग करने के लिए पूर्वी औपनिवेशिक राजधानी अर्थात कलकत्ता की ओर चले गए और उन्होंने अपनी सफलता के सबूत के रूप में शेखावटी में भव्य एवं विशाल हवेलियां बनवाई। ऐसा कहा जाता है कि एक समय ऐसा था जब 80% कर का भुगतान मारवाड़ी सेठ करते थे। ये वही सेठ हैं जिन्होंने छपनिया अकाल जैसी घोर विपदा के समय राजाओं के आग्रह पर लोगों को खाना खिलाने के लिए अपने भंडार खोल दिए थे। छपनिया अकाल ऐसा भीषण अकाल जिसके विषय में कहा जाता है कि लोगों ने अपना पेट भरने के लिए वृक्षों की छाल एवं पत्ते भी नहीं छोड़े। उस विकट परिस्थिति में अकाल से त्रस्त जनता के लिए भंडार खोलना, खाने के भंडारे लगवाना सेठों की दानी प्रवृत्ति का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। तो ये है मारवाड़ी सेठ एवं बनियों का ऐश्वर्य व वैभव, जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता स्थापित होने के बावजूद अपने निरंतर परिश्रम एवं अथक प्रयासों से व्यापार कर बहुत सारा धन कमाया।
जिसका प्रतिफल हम शेखावटी में बनी विश्व प्रसिद्ध हवेलियों के रूप में देख सकते हैं। शेखावटी के नगरों में बहुत सारी हवेलियां बनी हुई हैं, जिनमें सबसे अधिक हवेलियां नवलगढ़ में है। नवलगढ़ में तय करीबन 700 छोटी बड़ी हवेलियां हैं, जिनमें भव्य एवं बड़ी हवेलियां लगभग 200 से भी अधिक हैं। नवलगढ़ के अलावा मंडावा, रामगढ़, फतेहपुर, डुंडलोद सहित अनेकों स्थानों पर बड़ी बड़ी हवेलियां हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा नवलगढ़ की मोरारका हवेली, भगतों की हवेली, सेठ देंगला हवेली, डुंडलोद की सेठ अर्जुनदास गोयनका हवेली, मंडावा की सेठ डेडराज गोयनका हवेली, तारकेश्वर गोयनका हवेली और सेठ सनईराम लडिया हवेली जैसी भव्य एवं विशाल हवेलियां हमने देखी। शेखावटी की इन हवेलियों का निर्माण मुख्यतः वैश्य अग्रवाल समाज के व्यापारी सेठों ने करवाया था। इन हवेलियों में काफी सुंदर चित्रकारी की गई है और इनमें सेठों के समय का बहुत सा सामान भी रखा हुआ है। मोरारका एवं भगत सिंह की हवेली में सेठों के समय की बहुत सी संदूकें व तिजोरियां देखने को मिली। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाला सामान, रसोई का सामान सहित अनेकों वस्तुएं देखी। हर हवेली के कई कक्षों में विशेषकर बैठक कक्ष में एक बड़ा पंखा लगा होता था, जिसे बाहर बैठा एक व्यक्ति खींचता था। हवेली के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा होती है। द्वार की सतह पीतल अथवा तांबे से बनी है। इन हवेलियों के दरवाजों में एक विशेष लकड़ी का प्रयोग किया गया है। इस लकड़ी में लवणता अधिक होती है, जिससे लकड़ी में दीमक नहीं लगती और यह लकड़ी बर्मा से मंगाई जाती थी। मुख्य द्वार एक खुले आंगन की ओर ले जाते हैं, जिसे चौक भी कहा जाता है। चौक के मध्य भाग पर ना तो छत होती है और ना ही भूमि पक्की होती है, लेकिन कुछ हवेलियों के चौक में हमें पक्का आंगन देखने को मिला, जिसे सिर्फ पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। चौक में प्रायः तुलसी का पौधा लगाया जाता था। कभी कभी इस बाग में बड़ा पेड़ भी देखने को मिलता है। बैठक सामान्यतः स्तंभों युक्त एक विशाल कक्ष होता है, जो 1 अथवा 2 तलों का हो सकता है। बैठक में श्वेत गद्दे एवं तकिए चारों तरफ रखे होते हैं और इस कक्ष में सामान्यतः मेहमान एवं व्यापारी लोग बैठते थे, जहां पर मुख्यतः धन एवं व्यापार से संबंधित बातचीत होती थी। हवेली में सेठों के मुनीम भी होते थे, जो अपने बही खातों में व्यापारिक गतिविधियों सहित अनेकों कार्यों का विवरण रखते थे। हवेलियों में ज्यादातर 2 रसोइयां होती थी, लेकिन मंडावा की तारकेश्वर गोयनका हवेली में हमें 3 रसोइयां मिली हैं। बहुत सी हवेलियों के रसोई घर में आज भी सेठों के समय के बर्तन इत्यादि मिले हैं। मोरारका हवेली के रसोई घर में रसोई का बहुत सारा सामान मिला है। इसी तरह थालिया हवेली की रसोई में भी हर तरह का सामान मिला है। यहाँ की ज्यादातर हवेलियों में दैनिक जीवन से संबंधित उस समय की बहुत सी वस्तुएं देखने को मिलती हैं। आटा पीसने की चक्की, शिलबट्टे, तराजू, अनाज के पात्र आदि। यहाँ की लगभग सभी हवेलियां 2 मंजिला हैं। कुछ हवेलियां 1 और कुछ 3 मंजिला इमारत भी हैं। हवेली के नीचे वाले भाग में लगभग 2 रसोई, 2 परिंदे होते हैं, सेठों के शयन कक्ष, पूजा कक्ष। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे कमरे होते हैं।
हवेली के दूसरी मंजिल वाले भाग में भी बहुत सारे कमरे होते हैं। इस वाले भाग में सामान्यतः घर के जवान व्यक्ति निवास करते थे। दूसरी मंजिल पर आगे एक कमरा होता था जिससे हवेली में आने जाने वाला हर कोई दिखाई देता था और इसे मास्टर रूम भी बोला जाता है। दूसरी मंजिल पर ही अधिकतर एक नृत्य कक्ष देखने को मिलता है जहां पर कोई भी त्योहार व उत्सव के समय आनंद मनाया जाता था। यहाँ पर एक क्रीड़ा कक्ष भी मिलता है जिसमें सामान्यतः चौसर खेला जाता था। छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और छत पर चारों तरफ सुरक्षा दीवार बनाई गई है। हवेली में स्नानागार एवं शौचालय भी होता था और घर का टूटा फूटा सामान, बेकार सामान रखने के लिए भी कक्ष होता था। बहुत सी बड़ी हवेलियों के साइड में एक और निर्माण देखने को मिलता है जो घर के नौकर एवं सेवकों के रहने के लिए था और बैल घोड़ों को रखने के लिए भी अलग से व्यवस्था थी। हर हवेली में बहुत सुंदर चित्रकारी देखने को मिलती है जिनमें अधिकतर कृष्ण लीला का चित्रांकन किया गया है। माता लक्ष्मी की भी कई छवियां देखने को मिलती हैं क्योंकि लक्ष्मी व्यावसायिक परिवारों की मुख्य देवी है। शेखावटी की हवेलियों में सर्वत्र भगवान कृष्ण की कथाएं दृष्टिगोचर होती हैं। कृष्ण के जन्म की कथाएं, उनके बालपन की शरारतें, उनके द्वारा की गई विभिन्न असुरों के वध एवं मान मर्दन की कथाएं, राधा कृष्ण एवं द्वारका की कथाएं इनमें प्रमुख हैं। रामायण एवं महाभारत के भी अनेकों दृश्यों का चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त रंग बिरंगे फूल पत्ते, बैल बूटे, चिड़ियां, मोर, हिरण, हाथी, सभी तरह के पशु पक्षियों के चित्रों से इन हवेलियों को सुसज्जित किया गया है। सेठ अर्जुन दास गोयनका हवेली में हमें हर तरह का जीवंत दृश्य देखने को मिलता है। हवेली में कहां पर सेठों की बैठक होती थी, सेवक पंखा खींचता था, रसोई घर में खाना पकाते थे, कैसे आटा पीसा जाता था, दही बिलोया जाता था, इस तरह के अनेकों दृश्य हैं जिन्हें देखकर उस समय का जीवंत आभास प्राप्त होता है। इसी तरह थालिया हवेली, जो सेठ सनईराम लडिया जी की हवेली है, जिन्हें नगर सेठ भी कहा जाता था, उस हवेली में सेठों के समय का बहुत सारा और हर तरह का सामान रखा हुआ है। इस हवेली के साइड में एक बाड़ा बना हुआ है जहां पर मंडावा की कुछ अन्य हवेलियों का सामान भी रखा हुआ है।
इस तरह सेठों की आपसी प्रतिस्पर्धा की होड़ में बनी ये आलीशान हवेलियां सेठों के वैभव का जीता जागता प्रतीक हैं। प्राचीन रेशम मार्ग, जिसे सिल्क रूट भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इस मार्ग की स्थापना चीन के हान राजवंश के शासनकाल में हुई थी और भारतीयों के लिए यह सम्राट कनिष्क ने शुरू किया था। इस मार्ग की एक शाखा शेखावटी के समीप थी और ऐसा माना जाता है कि मंडावा पुराने सिल्क रूट पर पड़ने वाला मुख्य व्यापारिक केंद्र था, इसलिए यहाँ के व्यापारी खूब फले फूले। यहाँ का कण कण संस्कृति एवं विरासत की गाथा बयां करता है। इस धरती का अतीत हमें आज भी उज्जाज देता है, ऐसा वैभवशाली अतीत जिसकी ख्याति केवल देश में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी है। ऐसा है वैभव सेठों द्वारा बनवाई गई इन हवेलियों का। शेखावटी में हवेलियों के नगर, सेठों द्वारा निर्मित ये हवेलियां अपने अतीत की दास्तां बयां कर रही हैं। अपने अतीत के वैभव एवं ऐश्वर्य को संजोए संजोए आज ये हवेलियां वीरान हो चुकी हैं। बहुत सी ऐसी हवेलियां हैं जो आज जर्जर अवस्था में आ चुकी हैं। बड़ा दुख होता है यह देखकर कि सेठों द्वारा निर्मित ये भव्य इमारतें आज जनमानस की उदासीनता के कारण पतनोन्मुख होती जा रही हैं। दिखाइए। इसमें ये देख सकते हो सेठों के समय की जो काली मिर्च वगैरह
वो रखा जाता था इसमें। ये देखिए, अभी भी ये घरों में बहुत लोगों के पाया जाता है। ओहो, आइए ये देखिए, ये बरनी देखिए जो अब हम अचार रखते हैं इनमें। काफी बड़ी तिजोरी है, जो कि सेठ लोग इसमें अपना जो भी सामान, पैसा वगैरह, सोना चांदी कुछ भी है इसमें रखते थे। ये जो रूम में चित्रकारी की गई है राधा कृष्ण जी की, गणेश जी महाराज की, यशोदा मैया कृष्ण जी की, काफी अच्छी चित्रकारियां की गई हैं, जिन्हें देखकर काफी अच्छा लगता है। पर सेवक रहता था बाहर और इसको इस तरह से हिलाता था। एक बार अंदर से दिखा दीजिए, यह पंखा कितने अच्छे से हवा देता होगा, आप अच्छे से समझ सकते हो। ये देखिए, वो उससे ये धुआं दिख रहा है ना, जो स्मोक अच्छा से ये black- दिख रहा है। हाँ। ये जो ब्लैक हो रखा है, इस धुआं से हो रखा है। अच्छा, ये धुएं से हो रखा है। ये जो भी पेंटिंग्स वगैरह ये भी तो- काली पड़ गई है जी, यहाँ जी, पर। जी। जी जी। अब आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर भी अच्छी